डायबिटीज क्या रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड जो है बराबर से नहीं बन पाता है। ये एक जिसमें हीमोग्लोबिन का जनरेशन जो है वो डिफेक्टिव होता है। बट व्हाट कैन दीज पेशेंट्स डू टू इंश्योर के उनका जो ब्लड काउंट है वो ठीक रहे नेचुरली, और क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने से, ज़्यादा पानी पीने से क्या ब्लड एक्स्ट्रा बनता है? कि प्रॉपर चेक ऑन इट and then we have to identify that what problem is going on and take appropriate treatment for it. सर, हमें ये तो पता है कि अगर आपका ये प्लेटलेट कम है या आरबीसी कम है तो क्यों होता है, बट ये ज़्यादा किस कारण जो ये थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं, क्या ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अल्कोहल पीते हैं या जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, वो ब्लड पर कैसे इम्पैक्ट? गर्मियों में नाक से ब्लीडिंग होने के जो अगर हम कारण देखें तो अगर जो है कि हम सबसे ज़्यादा एपरेंट साइन बोलें कि जो हेमेटोलॉजी की तरफ इंडिकेट करता है ना, अवॉइड मीन्स हाई सॉल्ट एंड हाई फैट हाई कार्ब डाइट. There is nothing means like super fruits or super vegetable or super nutrient, ऐसा कुछ नहीं है. सर, डायबिटीज क्या रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट? अब देखिए डायबिटीज और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का मैं बोलूं कि कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन लाइक इन डायबिटीज देयर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप. वन ऑफ द commonest complication that increase the risk of infection, है ना. And in various type of hematological diseases जो ट्रीटमेंट इंटेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं, इनमें सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो इन्फेक्शन की ही रिस्क होती है. People develop infection during the treatment, even after treatment. So अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, definitely they are means having very high risk of infection. And even if they are diabetic, there is relatively more risk than non-diabetic people to have infection. So ये एक रिलेशन हम कह सकते हैं कि डायबिटीज का ब्लड डिजीज. बट डायबिटीज में होता क्या है सर? ब्लड में क्या इरेगुलरिटीज आ जाती हैं डायबिटीज से? देखिए डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी जो है कि उसका जो फ्यूल है दैट इज ग्लूकोज, करेक्ट, that can't be utilized properly. So that glucose remain unutilized in the blood, and this glucose is a means having energy source for everyone, for normal cells, abnormal cells, even bacteria. So when there is a high amount of glucose available in the blood, they are means increasing the growth of various bacteria also. Correct. Various even tumor cells also sometimes. तो ये रोल प्ले करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. मैं आपसे समझना चाहता हूँ थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड जो है बराबर से नहीं बन पाता है. ये एक जिसमें हीमोग्लोबिन का जनरेशन जो है वो डिफेक्टिव होता है. ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है. जेनेटिक है, मतलब जेनेटिक डिजीज है ना. और थैलेसीमिया एक थैलेसीमिया होता है जिसको हम माइनर थैलेसीमिया बोलते हैं, जिसमें कि केवल पर्सन का हीमोग्लोबिन थोड़ा सा नॉर्मल से कम होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, है ना. वो तो कोई हम दूसरे किसी कारण से इन्वेस्टिगेशंस करें तब देखते हैं कि भाई इनका हीमोग्लोबिन कम है, दैट टाइम वी आर डिटेक्टिंग कि हाँ दिस इज मींस थैलेसीमिया. ओके, ये माइल्ड थैलेसीमिया, ये माइल्ड थैलेसीमिया है. अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज तब होती है कि जब दो माइल्ड थैलेसीमिया के लोग की आपस में शादी होती है. उस समय जो है कि बच्चे को एक सीरियस बीमारी जिसको थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं वो होने की संभावना होती है.
और इस बीमारी में बच्चा बगैर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सरवाइव नहीं कर पाता है। वो लगभग 6 महीने की उम्र से ही उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, हर 3-4 हफ्ते में, और उसको रेगुलरली उसको लेना होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स में दोनों में माइल्ड थैलेसीमिया है तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने की संभावना है होने ना? की संभावना हाँ, है। हर एक को नहीं होता नॉट है। 100%। हाँ, it is 25%. Out of 4 children, there is one chances that one may have a thalassemia major. और उसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि मान लीजिए हमको किसी में मालूम चला कि इसको थैलेसीमिया माइनर है, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली में आया होगा, उनकी हमको एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उनके भाई बहनों की, फर्स्ट कजिन्स की, उनके बच्चों की, कि ये जीन किस में ट्रांसफर हुई है। और एक बार उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जब उनकी हम शादी के लिए देखते हैं तो कोशिश करें कि उनके पार्टनर को इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर केवल एक पार्टनर को प्रॉब्लम है तो बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होगा, दैट इज नथिंग मेजर, उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहेगा एंड दे विल लिव नॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर मेजर थैलेसीमिया होता है, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम and child can't survive without means regular blood transfusion and only curative treatment, that is again bone marrow transplant. ओके, मतलब शादी करने से पहले आप कुंडली तो मिलाते ही हैं, आपको ब्लड हाँ, जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उनमें इस चीज को देखा जाना जरूरी है। अभी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। इवन जो है कि जब हम प्रेगनेंसी के बाद गायनकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, वो भी जो है कि इस चीज को ध्यान देते हैं, वो भी जो है कि पेशेंट का थैलेसीमिया टेस्ट करके देखते हैं, अगर पेशेंट को थैलेसीमिया है तो उनके स्पाउस का देखते हैं, और इस सिचुएशन में अगर दोनों को जो है कि थैलेसीमिया माइनर के लक्षण हैं तो वो गर्भ में बच्चे की जांच करके देखा जा सकता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। ओके, बट सर जैसे किसी पेरेंट को एक को थैलेसीमिया है, माइनर थैलेसीमिया, कितने परसेंट चांसेस हैं कि बच्चे को भी माइनर थैलेसीमिया होगा, या ऐसा भी है कि नहीं भी हो सकता? देखिए, अगर केवल एक पेरेंट को थैलेसीमिया माइनर है तो उस सिचुएशन में देयर इज अ 50% चांसेस कि जो है कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होगा। ओके, 50% विल बी नॉर्मल। ओके, और 0% चांसेस कि उसको मेजर थैलेसीमिया होगा। हाँ, अगर किसी एक ही पेरेंट को जो है थैलेसीमिया माइनर है, दूसरा पेरेंट नॉर्मल है, तो जो है बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। अब ये समझते हैं, जैसे मेजर का तो आपने बता दी कि अगर किसी को मेजर थैलेसीमिया है तो एवरी 3 मंथ्स यू सेइंग दैट दे नीड टू गो थ्रू, नॉट 3 मंथ, इट इज 3 वीक, 2 to 3 वीक, एवरी 2 to 3 वीक्स उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए पड़ेगा। चाहिए, राइट। बट व्हाट अबाउट द माइनर थैलेसीमिया? माइनर थैलेसीमिया उनको केवल हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है, लाइक इन मेल द हीमोग्लोबिन विल बी अराउंड 11 to 13, इन फीमेल हीमोग्लोबिन विल बी 9 to 11। तो वो नॉर्मल काउंटर पार्ट से जो है हीमोग्लोबिन कम रहता है ना, और उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है ना। और द प्रॉब्लम जो है कि इसमें ये होती है कि जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज मींस रॉन्गली डायग्नोज्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट के जो है तमाम सारे रिजल्ट्स हैं, है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी से सिमुलेट करते हैं, है ना, बट दैट इज नॉट अ आयरन डेफिशिएंसी, समटाइम दैट इज अ मींस थैलेसीमिया। तो उसको हमको चेक करके जो है कि कंफर्म करना होता है। तो वो कौन सा, वो नॉर्मल सीबीसी टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता? देखिए, नॉर्मल सीबीसी में कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि ये हो सकता है इसमें थैलेसीमिया हो। दे आर वेरी सिमिलर टू आयरन डेफिशिएंसी, जैसे कि आरबीसी की साइज, जिसको एमसीवी बोलते हैं, वो कम होती है। जनरली इन थैलेसीमिक्स इट इज इन रेंज ऑफ अराउंड 60, है ना। तो सिमिलर फाइंडिंग इज सीन इन इवन आयरन डेफिशिएंसी। तो जब हम इस तरीके की फाइंडिंग को डिटेक्ट करते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट डिस्टिंग्विश के whether this is iron deficiency anemia or thalassemia. But there is no specific test that can be done. No, means based on means such abnormality, then we are doing the test that is called HB electrophoresis or HPLC,
which can distinguish के okay this is a thalassemia. अच्छा है स्पेसिफिक टेस्ट बट इट्स हाँ अ ब्लड specific, टेस्ट ओनली. that is blood test only, ओके. and nowadays it is means quite widely available because the awareness of this disease that is increasing in the general. ओके. बट जो माइनर थैलेसीमिया उसको मेरे ख्याल से बीटा थैलेसीमिया भी कहते देखिए हैं. वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट थैलेसीमिया इट इज अ बीटा थैलेसीमिया, है ना. हीमोग्लोबिन की तमाम सारी जो है कि डिफेक्ट होते हैं, है ना. तो जब डिफेक्ट जो है बीटा चेन में होता है तो वो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा थैलेसीमिया दैट इज अनदर थिंग. हमने जो है कि सिकल सेल एनीमिया, HBC डिजीज, HBD डिजीज, HBE that is more common in the eastern part of the India and eastern part of world, जिसमें HBE डिजीज जो है कि काफ़ी कॉमन होती है. तो दीज आर द वेरिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं दे आर abnormal and they are not allowed to form a normal amount of hemoglobin. तो आप बोल रहे हो 11 से लेकर 13 के बीच में अगर आपका हीमोग्लोबिन रहता है मेल का तो ठीक है. इन माइनर नहीं, तो ये जो है कि अगर जो माइनर है उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है जी. है ना. तो वो नॉर्मली 11 to 13 रहता है. बट अगर किसी का 11 से भी कम हो सर तो देखिए फिर ये हो सकता है कि उसको अपार्ट फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर और भी कोई जो है कि प्रॉब्लम हो, लाइक हो सकता है कि आयरन B12 डेफिशिएंसी या ब्लड की और कोई डिजीज हो, है ना. वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना. तो फिर तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा. अगर केवल वो थैलेसीमिया माइनर होते हैं, इन मेल्स जनरली हीमोग्लोबिन इज अराउंड 11 to 13, इन फीमेल इट इज अराउंड 9 to 11. ओके, अगर उससे कम है तो मे बी कि दे मे हैव सम अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर. ओके. बट व्हाट कैन दीज पेशेंट्स डू टू एंश्योर के उनका जो ब्लड काउंट है वो ठीक रहे नेचुरली, और क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए थैलेसीमिया माइनर का अगर हीमोग्लोबिन जो मैंने रेंज बताई है अगर उस रेंज में है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर मींस लिविंग नॉर्मल लाइफ. ओके. हाँ, अगर उससे कम है तो देन डेफिनेटली दे हैव टू मींस सीक द हेल्प ऑफ हेमेटोलॉजिस्ट who can identify कि what are the other problem which is causing this drop in hemoglobin. लाइक जैसे बताया आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, और या ब्लड की और दूसरी डिजीज जो होती हैं वो भी हो सकती है. ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं आपसे मतलब ये समझना चाहता हूँ कि क्या अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने से, ज़्यादा पानी पीने से क्या ब्लड एक्स्ट्रा बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना. जो है कि बॉडी में तमाम सारी चेक मैकेनिज्म होती हैं एंड दे कीप चेकिंग ऑन ऑल द प्रोसेसेस एंड दे ट्राई टू फॉर्म ब्लड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करती हैं. दैट इज अ नॉर्मल बॉडी सिस्टम, है ना. जब ये बॉडी सिस्टम में कहीं डिसफंक्शन हो जाता है, डिरेंजमेंट हो जाता है, देन इट लीड टू डिजीज like means low hemoglobin as well as high hemoglobin, both are disease. Both, right. Low WBC, high WBC, both are disease. Same thing for platelet, low platelet as well as high platelet, both are disease. Okay, so when they are not in range, then it is a disease. Body is not able to keep proper check on it, and then we have to identify that what problem is going on and take appropriate treatment for it. सर हमें ये तो पता है कि अगर आपका ये प्लेटलेट काउंट कम है या आरबीसी कम है तो क्यों होता है, बट ये ज्यादा किस कारण होते हैं? देखिए जिस तरीके से जो है कि हमारे शरीर में तमाम सारे चेक पॉइंट होते हैं, है ना. जब वो चेक पॉइंट फेल हो जाते हैं तो बॉडी में जो है कि कोई भी चीज एबनॉर्मल अमाउंट में बनने लगती है ना. ओके. है ना, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो दूसरे और बॉडी के पार्ट हों, है ना. तो ये चेक मैकेनिज्म अगर बराबर से काम कर रहे हैं तो देन मीन्स थिंग्स रिमेन इन नॉर्मल रेंज. व्हेन दे बिकम एबनॉर्मल, एक्सेसिव ग्रोथ कैन हैपन, है ना. दैट मे हैपन फॉर hemoglobin, WBC and platelet. Generally to some extent we are means making it synonymous with some subtype of cancer.
ओके। वी विल अगेन टेक अ स्टेप बैक। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। जो ये थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं, क्या ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया होते हैं कि डोनर का हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 होना चाहिए, है ना? वेदर इट्स मेल और फीमेल और इट हाँ, इज डिफरेंट? मेल और फीमेल जब डोनर के लिए हम सेलेक्ट करते हैं तो 12.5 होना चाहिए। जी। सो मोस्ट ऑफ द थैलेसीमिक्स दे डू नॉट हैव दिस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, सो आई विल से कि दे आर जनरली रिजेक्टेड एज ए डोनर। नहीं, बट क्या वो नहीं दे सकते, आप ये कह रहे हैं अगर उनका 12.5 से कम है? तो जनरली मीन्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। ओके, श्योर। एक, मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने एक नई चीज पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो पॉजिटिव जो है कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इन इंडिया, अच्छा। है ना? कि ओ पॉजिटिव दैट इज समवेयर अराउंड 40%, है ना? मुझे लगता है बी पॉजिटिव सबसे ज्यादा लोगों का होता है। बी पॉजिटिव इज समवेयर अराउंड 25%। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ओ पॉजिटिव। तो रेयर ब्लड कौन सा हो सर? ए बी, ए बी। ए बी मैंने एक और नेगेटिव। नया भी पढ़ा आज, गोल्डन ब्लड विच इज आर एच नल, विच इज ओनली। These are means rare aberrant of means blood grouping, हाँ, है ना? हाँ। तो these are rare aberrant, है ना? तो they are not very common। दे आर नॉट वेरी कॉमन। अच्छा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, जो अल्कोहल पीते हैं या जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, वो ब्लड पर कैसे इम्पैक्ट करता है? अब देखिए, जो अल्कोहल है वो ब्लड पे तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है ना? वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑर्गन विच इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल, दैट इज लिवर। हम्म। Apart from that means various muscle, including heart muscle also means affected by alcohol. So so alcohol के कारण जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो लिवर की आती है, लिवर डैमेज होता है ओवर द टाइम, इट डेवलप मींस लिवर सिरोसिस एंड लेटर ऑन मींस लिवर फेल्योर। राइट। ये जो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो गर्मियों में लोगों के नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, वो किस कारण होती है? अब देखिए, गर्मियों में नाक से ब्लीडिंग होने के जो अगर हम कारण देखें तो सबसे कॉमन कारण है कि जो उनकी नाक के अंदर जो म्यूकस होता है वो ड्राई अप हो जाता है, उसको वो जाने अनजाने में प्रिक कर देते हैं, और जो है कि जो नाक में जो खून की नलियां हैं, है ना, वो उसमें फट जाती हैं, और जो है कि उससे खून रिसता है। बट ठीक है। कोई उसका, उसके पीछे कुछ और डिजीज वगैरह तो? बहुत कॉमनली तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी को ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि कहीं उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, जैसे कि लो प्लेटलेट, दैट इज वन ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और या ब्लड को जो है कि क्लॉट बनाने के लिए तमाम सारी प्रोटीन्स, है ना, चाहिए वो होती है। चाहिए होती हैं, उन प्रोटीन में कोई कमी हो जिसके कारण इस तरीके की ब्लीडिंग हो रही हो। तो अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग है, then we need to investigate, especially if person is having bleeding from multiple side, कि कभी नोज से हो रही है, कभी गम से हो रही है, कभी स्किन में काले नीले दाग आ रहे हैं, फीमेल्स में हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, सो अगर मल्टीपल साइड ब्लीडिंग है then definitely we have to rule out bleeding disorder in this situation. सर, इन केस ऑफ, आई मीन नॉट इन केस बट हेमेटोलॉजी के लिए क्या ऐसे अर्ली साइंस हैं जो एक इंसान को ध्यान रखने चाहिए हमेशा, और ऐसे कुछ साइंस दिखे तो इमीडिएटली दे शुड शो इट टू हेमेटोलॉजिस्ट? अब देखिए, अगर जो है कि हम सबसे ज्यादा एपरेंट साइन बोले कि जो हेमेटोलॉजी की तरफ इंडिकेट करता जी। है ना, वो है कि ब्लीडिंग, है ना? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ब्लड में कहीं डिफेक्ट हो और हमको हेमेटोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, है? स्पेशली ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइड, सिंगल साइड ब्लीडिंग हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डैमेज हो,
जैसे कि जिसको लिवर सिरोसिस होती है उसको वोमिटिंग में ब्लड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। जिसको कोई लंग का जो है कि प्रॉब्लम हो, टीबी हो, उसको खांसी में ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो अगर जो है मल्टीपल साइड से ब्लीडिंग हो रही है देन डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जो है कि ब्लड की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, वो जो है कि वेग प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एनीमिया है, तो एनीमिया का जो कब सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है कि अनयूजुअल फटीग, है ना, कि हम जो है कि थोड़े ही से काम में थक जाते हैं, इवन हम कंसंट्रेशन नहीं हमको आती है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, क्योंकि जो है कि वी कांट कंसंट्रेट। तो उस समय अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हीमोग्लोबिन कम होता है तो देन मे बी के दैट इज वन ऑफ द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स जो और दूसरे सिम्टम होते हैं कि अनयूजुअल टेंडेंसी ऑफ इन्फेक्शन, किसी को जो है कि फीवर आए जा रहा है, जो जो है कि तमाम सारे रेगुलर मेडिसिन देने के बाद नहीं, तो हो सकता है कि वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो। बट दीज आर नॉट द एक्सक्लूसिव साइन, है ना, कि फटीग के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो दे आर नॉट एक्सक्लूसिव साइन के ब्लड रिलेटेड डिजीज है। हाँ, लेकिन अगर उनके इन्वेस्टिगेशन में फिर हमको मालूम चलता है कि ब्लड पैरामीटर्स में कुछ एबनॉर्मलिटी है, देन डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट द हेमेटोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट के व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके। तो मतलब ये भी कई बार हम देखते हैं और हमने पहले भी ऐसा करा है कि लोग ये कहते हैं कि ब्लड साफ करने वाली दवाई भी खानी चाहिए रेगुलरली, तो आपका क्या उसके बारे में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड साफ करने की कोई दवाई होती है नहीं, होती तो है सर, लोग बेच तो रहे हैं उसको। अब वो देखिए बेचने को तो तमाम सारे लोग, है ना, तो ऐसा नहीं है कि ब्लड साफ करने की कोई दवाई होती हो। पर्टिकुलरली वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट डिजीज देयर इज, है ना। नहीं, वो बोलते हैं ना कि पिंपल्स आ गया, ये आ गया, तो आप ये ब्लड साफ करने वाली दवाई खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो अब वो पिंपल्स में वही क्या हार्मोनल डिसरेगुलेशन है, या जो है कि उसमें जो कोई इन्फेक्शन है ना। सो अब वो लेमैन लैंग्वेज में हम कुछ भी बोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड साफ करने की कोई दवाई होती हो। और कोई जरूरत होती है क्या सर वैसे ब्लड को साफ करने की? अब देखिए ये एक बड़ा वेग सा टर्म है कि ब्लड साफ करना, जी, है ना। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम व्हाट यू आर सेइंग कि इट मे बी कि सम ऑफ द इन्फेक्शन दैट इज मींस इन आवर बॉडी एंड वी नीड टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन, है ना। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिशियन को मिलिए। दे शुड आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, रादर देन कि हम अपने जो है कि आप ही जो है कि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेके अननेसेसरी ले लें, वो शरीर को नुकसान भी दे सकती है ना। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड दैट प्रॉब्लम एंड देन वी हैव टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम। राइट। अब ये होमोफिला करके क्या एक डिजीज है सर? हीमोफीलिया जो है वो एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी में अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है ना। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हीमोफीलिया दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए, and in which the one of the factor that is called factor 8, which is responsible to form the clot in the body, you know, that is means uh, defective or very low in amount, so that blood clot is not formed. So these are the mostly genetic diseases transferred from one generation to another generation. This is also genetic. This is also genetic in most of the cases, but sometimes they develop by own. So apart from hemophilia A, there is a hemophilia B, which is deficiency of factor 9, and one another called hemophilia C, which is a deficiency of factor 11, that is means quite rare. So these are the disorder where the blood clot doesn't form properly because of deficiency of clotting factor. सर जो आज का लाइफस्टाइल है हम लोगों का, उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरीके से
एक एक इंसान के जो भी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें हम कुछ भी खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, काफी कम है कई लोगों की, तो ब्लड पर उसका क्या नुकसान रहता है सर? देखिए, ब्लड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी सिस्टम, है ना। तो डेफिनेटली ये जो हमारे बॉडी के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है ना। वी हैव टू टेक हेल्दी फूड दैट इंक्लूड द फ्रूट्स, है ना, एंड वेरियस अदर न्यूट्रिएंट। अवॉइड मीन्स हाई सॉल्ट एंड हाई फैट, हाई कार्ब डाइट, जो भी फास्ट फूड है ये सब जो है अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज मीन्स दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी सिस्टम, है ना। एंड डेफिनेटली जो बॉडी की एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, है ना, उसके लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है ना, जिससे कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो सेडेंटरी फॉर्म में ना रहें, क्योंकि अगर वो सेडेंटरी फॉर्म में रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो जो है कि इनएक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो उनका एक्टिव रहना जरूरी है। सो वी हैव टू मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल टू कीप अ गुड हेल्थ, दैट इज अ मंत्रा। दैट इज अ मंत्रा। बट क्या कोई आप ऐसे अच्छे फूड सजेस्ट करते हैं जो एक इंसान को लेने चाहिए जिससे ब्लड ठीक रहे, ठीक क्वांटिटी में रहे, ना ज्यादा बने ना कम होए? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, वी हैव टू बी बैलेंस रादर देन स्क्रीन, है ना। राइट। तो मेरे ख्याल से तो जो है कि जो भी हमारे लोकली अवेलेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो हमारी लोकल बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होते हैं। आप कह रहे हैं जो सीजनल तो वेजिटेबल्स सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, वो हमको जो भी लोकली अवेलेबल है उनको एक रेगुलर अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, है ना। देयर इज नथिंग मीन्स लाइक सुपर फ्रूट्स और सुपर वेजिटेबल और सुपर न्यूट्रिएंट, ऐसा कुछ नहीं है ना। वी हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट, है ना, जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट हो, गुड अमाउंट ऑफ मिल्क हो, जिससे, है ना, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, वो सारी चीजें जरूरी हैं, rather than just skewing taking one type of food, because no food is perfect. Correct. Every food they have a means a deficiency of some mineral, some vitamins, some protein, amino acids, so when we are taking a variety of foods, so that deficiency can be overcome. Right. So we have to take a balance, whatever the locally available fruits and vegetables, they should be consumed. Right. ठीक है सर. So one final mantra that you want to give to our audience? I will say कि most important thing to enjoy health rather than disease. Right. To maintain the good health, we have to be balanced. We have to have a healthy lifestyle, healthy food, regular exercise, active work, good sleep. These are all important things, and always remain positive in mind. Yeah. Because our body that is governed by various internal input. If we have a positive thought, positive mind, we can overcome many deficiency. Right. So we have to be positive and enjoy healthy lifestyle to maintain a good health. Yeah. No, that's a very good mantra. And whenever I meet doctors, whenever I shoot such podcast, I think that's the only mantra to stay away from any disease and stay healthy. So with that, we will end our show. Thank you so much, sir, for joining us today and sparing this time. रात के काफी लेट हो गए, but thank you so much. I hope our viewers has also enjoyed the show. और आपको इसमें से कुछ ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और अगर मिली है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. Hello, I am Dr. Shishir Seth, hematologist at Indraprasth Apollo Hospital. I will recommend our viewer to go through NH Talk Show by Mayank for getting regular health related podcast by him.